हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारदी फ्रॉम नागपुर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सेंटर लाइन प्लान किस तरह से बनता है। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन प्लान लिया हुआ है जो कि मैंने एक मेरे प्रोजेक्ट के लिए ड्राफ्ट किया हुआ था। तो इसी सेंटर लाइन ड्राइंग को मैं आज की वीडियो में आपको डिस्कस करके समझाऊंगा कि इसे मैंने किस तरह से ड्राफ्ट किया हुआ है, क्या क्या बेसिक्स चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके आपको जो भी सेंटर लाइन प्लान बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वर्ड्स आपको इजीली समझ में आएंगे और मैं ट्राई करूँगा जितना सिंपलेस्ट वे में उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपके अभी फ़िलहाल ये मैंने हम लोगों ने कैट ड्राइंग ओपन किया हुआ है जहाँ पे आपको सेंटर लाइन का एक पूरा ड्राइंग दिख रहा है। अब बेसिकली क्या है, ये एक पूरे फॉर्मेट में हम लोगों ने रेडी करके रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉटम साइड में मैंने क्या किया है, मेरे जो ड्राइंग है उसका जो टेम्पलेट्स है ये यहाँ पे बना के रखा हुआ है फॉर्मेट, जिसमें बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक हैबिट है कि राइट हैंड साइड में मैं प्रोजेक्ट डिटेल, क्लाइंट नेम, ड्राइंग का जो टाइटल है वो और मेरा आर्किटेक्चर फर्म का जो नाम है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने रिविजन्स वगैरह दिया हुआ है कि मैंने कब कब इस ड्राइंग को बनाया हुआ था, और अगर सपोज इसमें कुछ रिवीजन वगैरह आता है तो उस डेट को मैं इस ड्राइंग को मैं अपडेट कर देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों जो लोडिंग वगैरह के जो रूल्स रहते हैं ये सब हम लोगों ने इस ड्राइंग में यहाँ पे दिया हुआ है। अभी दोस्तों बेसिकली हम लोगों ने जो सेंटर लाइन प्लान बनाया हुआ है, ये जो बिल्डिंग है ये एक्चुअल में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉप्स का प्रोविज़न दिया हुआ है और G+3 का ये एक्चुअली टोटली बिल्डिंग है। तो उसके बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर सेंटर लाइन प्लान को बनाया हुआ है, जिसका प्लान आपको यहाँ पे दिख सकता है। ये यहाँ पे इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना हुआ है जिसमें यहाँ पे शॉप्स दिए हुए हैं, बैक साइड में आपको स्टेयरकेस और लिफ्ट का प्रोविज़न दिख रहा होगा और एक छोटा सा एक ऑफिस रूम का प्रोविज़न दिया है। इसी के ऊपर में एक फ्लोर आ रहा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग आ रही है और उसके साथ में दोस्तों ये आपका सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का इसमें प्लान दिया है। माफ़ कीजिए यहाँ पे मैं वर्ड्स को चेंज करना भूल गया हूँ, बट इस तरह से इसके प्लान दिया हुआ है। तो इन तीन फ्लोर के हिसाब से हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को इसमें प्लान किया हुआ है। तो ये जो ड्राइंग हमें स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास से आई थी तो उसे हम लोगों ने ड्राइंग फॉरवर्ड किए थे और उन्होंने उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें ड्राइंग फॉरवर्ड की हुई है। तो सबसे पहले बात दोस्तों हम लोग इसके फ्लोर प्लान को देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कॉलम पोजीशन कहाँ कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं करके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग में कुछ जगह पे स्क्वायर कॉलम्स दिए हुए हैं और कुछ जगह पे रेक्टेंगुलर कॉलम दिए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लिफ्ट में यहाँ पे एल शेप में कॉलम दिया हुआ है, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारी एक्सटर्नल की वॉल थिकनेस है ये हमारे 150 mm की है। अब पहले के टाइम पे काफ़ी बार क्या होता था कि हम लोग 230 की वॉल लेते थे और जो कॉलम का फेस रहता था वो 230 का रहता था। तो इस केस में जो कॉलम रहते थे वो वॉल के अंदर में हाइड हो जाते थे, बट अभी के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में हम लोग 150 mm की वॉल ले रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम कॉलम बनाते हैं तो उसका कॉलम का कुछ जो पोर्शन रहता है वो अंदर के साइड में आता है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लिफ्ट में एल शेप के कॉलम को लिया हुआ है। तो इसका फुटिंग का डिटेल भी इसमें दिया हुआ है, मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर कॉलम जो दिए इसका जनरली पर्पज़ ये रहता है कि जब अगर सपोज हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद इस कॉलम को अगर फ्लोट करना चाहते हैं, इसके पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग फ्लोटिंग करा सकते हैं। तो इस केस में जहाँ पे भी अगर फ्लोटिंग टाइप के कॉलम आते हैं तो उसकी जगह पे सजेस्टेड है कि आप स्क्वायर शेप के कॉलम लीजिए करके। अब इस कॉलम पोजिशन के अकॉर्डिंग इसका जो सेंटर लाइन प्लान है ये बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो पिंक कलर में जो लाइन दी हुई है ये एक्चुअली हमारी प्लॉट लाइन दी हुई है और इसका जो ओरिएंटेशन है इसमें फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड में रोड दिया हुआ है। तो इसके बैक साइड में छोटा रोड है और फ्रंट साइड में मेन रोड 12 मीटर का रोड दिया हुआ है। तो इस तरह से इसके प्लानिंग की हुई है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने फुटिंग डिटेल दिया हुआ है, हम लोगों ने ड्राइंग के अंदर में ऑलरेडी ये जो रेड कलर में आपको मार्क दिख रहा है ये एक्चुअली हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक का दिया हुआ है और इसलिए यहाँ पे इसलिए प्लेस किया है क्योंकि स्टेयरकेस के नीचे में चले जाएंगे इजीली और हम लोग इसे इजीली प्लान यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इसके फुटिंग वगैरह के इसमें साइजेस दिए हुए हैं कि किस तरह से क्या क्या साइज़ के हम लोग फुटिंग ले रहे हैं। अब इसका रेनफोर्समेंट का डिटेल वो अलग से दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग सेंटर लाइन प्लान बनाते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप अपना एक बेंचमार्क आपका फिक्स कर लीजिए। अब मेरे प्लान में क्या हो रहा है कि इस साइड में ये एरिया डायगोनल इसका प्रॉपर नहीं, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया ऊपर के साइड में बेंचमार्क लिया हुआ और ये हमारा जो 0 पॉइंट है यहाँ से हम लोगों ने एक साइड में क्या किया, एक ही पॉइंट से जो डायमेंशंस आ रहे हैं ये डायमेंशन इस तरह से दिया, इसी जगह से हम लोगों ने दूसरे साइड में भी डायमेंशन दी है। दूसरे दो साइड में हम आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, सेंटर टू सेंटर ग्रीन लाइन में हम लोगों ने डायमेंशंस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ये साइड में भी इसी तरह से इसके डायमेंशन दिए। तो डायमेंशंस आपको याद रखना है
इस तरह से आप डायमेंशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको डायगोनल के डायमेंशंस भी मेंशन करने हैं, क्योंकि जब भी अब अगर हम लोग लेआउट गिराते हैं तो उस टाइम पे हमें उसका वो जो हमारा सेंटर लाइन है वो 90 डिग्री में है या नहीं है, वो चीज़ को पता करने के लिए हमें डायगोनल डायमेंशंस हमेशा ज़रूरी रहते हैं। तो उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप पहले ड्राइंग में अगर दे के रख दोगे तो वो चीज़ यहाँ पे बेटर रहेंगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप इस ड्राइंग में देख रहे हो तो आपको ये कॉलम पोजीशन दिख रही है, इसी के अलावा ये फुटिंग की लाइन दिख रही है, और जो डॉटेड जो लाइन है वो हमारे एक्सकैवेशन की लाइन है। जब भी आप लोग फुटिंग बनाते हैं तो आपको एक याद रखना है कि आपको फुटिंग का जो साइज़ है उससे कम से कम 100 mm एक्स्ट्रा चारों साइड में आपको एक्सकैवेशन करना है, सो दैट आप अगर साइड से अगर जैसे आप फुटिंग को आप सेंटरिंग लगाना चाहते हैं तो वो आप इसमें ईजिली लगा सकें। यहाँ पे फुटिंग वगैरह की प्लेसमेंट कर दिए। अब यहाँ पे फुटिंग के साथ एक चीज़ हो रही है डॉटेड में, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, फुटिंग हमारा इस कॉलम का थोड़ा नीचे के डेप्थ उसकी ज़्यादा रहेंगी, और हमारा जो लिफ्ट का जो पीठ है वो उसके साथ ओवरलैप हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इसे डॉटेड में शो किया हुआ है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसके वहाँ पे जो सॉइल अवेलेबल है, अब काफ़ी बार क्या होता है जब भी हम लोग सेंटरिंग ड्राइंग तो बना लेते हैं, बट अलग अलग जो प्लॉट एरिया रहता है उसका सॉइल कंडीशन अलग अलग रहती है, और जब तक कोई भी अगर प्लॉट पे हार्ड स्टार्टर जब तक नहीं लग जाता तब तक हमें एक्सकैवेशन करना पड़ता है। या फिर दूसरा ये रहता है कि अगर सपोज़ वहाँ पे लूज सॉइल अवेलेबल है ज़्यादा, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे रबल की आपको एक लेयर डालनी पड़ेगी, उसके ऊपर में पीसीसी, और देन फिर आपको आपके फुटिंग को वहाँ पे डिज़ाइन करना है। और अगर हार्ड स्टार्ट है तो उस केस में आप फिर डायरेक्टली आप एक्सकैवेशन करके आपके जो भी एक्सकैवेटेड एरिया है उसको आप लेवलिंग प्रॉपरली करिए, उसके ऊपर पीसीसी करिए, और उसके ऊपर में फिर आप फुटिंग का आप डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डिटेल आ जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें शेड्यूल्स की। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले जो मेरा जो ड्राइंग का बनाने का पैटर्न है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिटेल्स हम लोग बना लेते हैं, जिसमें से पहला जो डिटेल दिया ये हमारे कॉलम के साइजेस का डिटेल दिया हुआ है, और इसमें जो स्टीरअप अलग अलग टाइप के यूज़ होने वाले हैं उन स्टीरअप्स को हम लोगों ने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज हम लोग रेगुलर साइज़ के अगर कोई भी कॉलम बना रहे हैं जिसमें हमारे 230 बाई 350 का ये जो साइज़ दिया है, इसमें क्या होगा कि आपका एक जो आपका स्टीरअप रहेगा ये टोटली ओवरऑल बाहर के साइड में कवर अप करेगा, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट में ये स्टीरअप देते हैं कि जैसे अगर आप 150 के डिस्टेंस पे आप एक एक स्टीरअप दे रहे हो, तो जो बड़ा वाला जो स्टीरअप है ये हर 150 मीटर के 150 mm के डिस्टेंस पे रहेगा, और दूसरा जो छोटा स्टीरअप ये हर अल्टरनेट के ऊपर में रखते हैं। तो क्या करता है ये एक तरह से जो स्ट्रेंथ को और इन्हांस करने का काम करता है। अब तो बेसिकली क्या है, इस टाइप के जो भी कॉलम साइज़ है उसमें सेम टाइप का स्टीरअप हमारा यूज़ होता है, बट जहाँ पे हम लोग स्क्वायर शेप के कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो स्क्वायर शेप में क्या होता है आपका आउटर पे एक रिंग बनेगी, और अगर सपोज़ आपके इतने बड़े साइज़ के अगर कॉलम आ रहे हैं तो उसके केस में आपको क्या करना है, इस टाइप से 2 स्टीरअप आपको डिज़ाइन करना है, और वो आपको इसके बीच में ओवरलैप करना है, ये भी आपको अल्टरनेट इस पर रखना है, तो कैसे कि रेनफोर्समेंट जो उसका एक स्ट्रक्चर अच्छे से बन पाएगा। दूसरा एल शेप में जहाँ पे हम लोग कॉलम बनाते हैं तो इसमें मेन बार के साथ साथ क्या होता है कि स्टीरअप जो है इस टाइप से 2 टाइप में बनते हैं। हाँ, बट यहाँ पे जो आप रेनफोर्समेंट आप स्टीरअप यूज़ करोगे आपको 150 के डिस्टेंस पे ही रखना है। तो इस तरह से इसका कॉलम का जो डिटेल है वो इस तरह से आ जाता है। दूसरा जो डिटेल रहता है दोस्तों वो रहता है हमारा कॉलम का। अब यहाँ पे तो मैंने कॉलम के पैटर्न को बता दिया कि कॉलम में स्टीरअप किस तरह से डिज़ाइन होंगे, बट वहाँ पे कॉलम के साइजेस क्या होंगे, मेन बार के साइजेस क्या होंगे, उसके बाद में उसके नियर सपोर्ट वगैरह ये किस तरह से दिए रहेंगे, ये सारी डिटेल्स हमारे इस कॉलम के शेड्यूल में दी रहती है। दूसरा उसी के नीचे जो शेड्यूल आता है वो रहता है कॉलम का जो फुटिंग बन रहा है, जो नीचे जैसे में जो बेस रहता है उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, इसका एक टिपिकल एक की प्लान बना के रखा हुआ है कि जैसे हमारे ये साइज़ का अगर कोई भी अगर फुटिंग डिटेल आ रहा है वो किस तरह से रहेगा, तो मैं दोनों को आपको एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात दोस्तों, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 आपको दिया हुआ है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप C1 साइज़ का अगर आप कॉलम ले रहे हैं तो C1 का इसमें कॉलम का साइज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 280 बाई 400 का साइज़ दिया हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप ग्राउंड के नीचे में अगर कोई भी अगर आप कॉलम बना रहे हो तो वहाँ पे आपको कवर ज़्यादा देना है, आपको मिनिमम को जो 50 mm का कवर आपका एडिशनल हो जाता है। कि जैसे अगर आप सपोज़ हम रेगुलरली हम लोग कॉलम में जो कवर रहता है वो 25 mm का रहता है, बट अगर आप सपोज़ ग्राउंड के नीचे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे मॉइस्चर लग के जो आपका स्टील है उसको रस्ट लगने के चांसेस रहते हैं, इसके लिए उसकी वजह से वहाँ पे कवर हमें ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कॉलम बीम अप टू लिंटल लेवल तक वहाँ पे इस टाइप की रेनफोर्समेंट आएंगी, और उसके ऊपर की जो रेनफोर्समेंट है वो इस तरह से रहेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रेगुलर साइज़ में कॉलम आ गए, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कवर का साइज़ ज़्यादा रहता है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें जो मेन बार यूज़ होंगे, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें
आठ नंबर ऑफ बार 8 रहेंगे, और टी मतलब हमारा उसका थिकनेस, मतलब हम 12 mm थिकनेस के 8 मेन बार इसमें यूज़ करने वाले। इसके बाद में यहाँ पे नियर सपोर्ट बोला हुआ है और एट मिडल बोला हुआ है। नियर सपोर्ट इट मीन्स कि अगर सपोज ये किसी भी लेवल पे, जैसे अगर ये हमारा कॉलम आ रहा है, नियर सपोर्ट मतलब यहाँ से जब बीम जाने वाले थे इसके पास में 2 फीट तक के डिस्टेंस पे यहाँ पे जो स्टीरअप यूज़ होंगी वो 100 mm के डिस्टेंस पे होंगी, और उसके बाद वाले जो स्टीरअप है वो 150 के डिस्टेंस पे रहेंगी। तो वो ये चीज़ ड्राइंग में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको 100 mm पे देना है लेग, और फिर बाकी की जो लेग है आपको 150 mm के सेंटर पे देना है। यही सेम डिटेल यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम का जो साइज़ है वो रिड्यूस रेगुलर साइज़ में आ चुका है। इसमें मतलब बार वगैरह का डिटेल सब सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो रहा है जो हम लोग कवर यूज़ कर रहे हैं उस कवर को हम लोग इसमें कम कर रहे हैं। तो ये कॉलम का डिटेल इस तरह से इसमें दिया हुआ है। दूसरा इसमें फुटिंग का शेड्यूल दिया हुआ है, तो इसमें भी हम फुटिंग का जो टाइप दिया रहता है कि किस टाइप की हम लोग फुटिंग यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें एक्सकैवेशन का साइज़ इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट इसमें हमारा क्या है, एक्सकैवेशन का साइज़, कि हम लोग वहाँ पे किस फुटिंग के लिए कितने साइज़ का एक्सकैवेशन करने वाले हैं। दूसरे इसमें दिया उसका पीसीसी का थिकनेस, कि हम क्या साइज़ के पीसीसी थिकनेस यूज़ करते हैं। तो रेगुलर इसमें हम लोग इसे 100 mm का ही यूज़ करते हैं, बट किसी के इसमें अगर सपोज फुटिंग का साइज़ बहुत ज़्यादा रहा तो उसके इसमें 125 mm या फिर 150 mm का भी पीसीसी यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारा फुटिंग का डायमेंशन। तो ये जो फर्स्ट था वो हमारा एक्सकैवेशन का डायमेंशन था, दूसरा जो है हमारा फुटिंग का डायमेंशन दिया है जिसमें B/L दिया है, मतलब आपका बिट इंटू लेंथ। दूसरी इसकी डेप्थ। तो डेप्थ मतलब क्या होता है कि आपका ये जो डेप्थ है, फुटिंग का डेप्थ, ये इसमें मेंशन किया हो रहा था। तो आप कौन से फुटिंग के लिए कितना डेप्थ देंगे ये यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 400 का दिया हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे आपको दिया है स्टील, तो हम लोग स्टील क्या साइज़ की यूज़ कर रहे हैं करके। तो रेगुलरली हम लोग जो फुटिंग जो भी बनती है मैक्सिमम केसेस में इसमें 10 mm का हम लोग फुटिंग का अपना स्टील का बार यूज़ करते हैं, और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है वो हमारा 100 mm का रहता है। कुछ केसेस में आप इसे 125 mm भी कुछ ड्राइंग में आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये इस तरह से आपका लॉन्गर लेंथ पे इस टाइप से इसका रेनफोर्समेंट रहेंगे। साथ में इसके शॉर्टर लेंथ पे भी दिया हुआ रहता है। अगर कभी कभी होता है कि हम लोग शॉर्टर और लॉन्गर लेंथ पे अलग अलग साइज़ के अगर डायमेंशन देना चाहते तो इसलिए हम लोग क्या करते इसे अलग से स्पेसिफाई करके रख देते थे। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, स्क्वायर कॉलम है तो ऑब्वियसली इसमें दोनों साइड में सेम आएंगे, बट जहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर कॉलम आ रहा था जैसे ये बाकी जगह पे, तो यहाँ पे शॉर्टर लेंथ और लॉन्गर लेंथ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यहाँ पे जो रिमार्क का जो ऑप्शन रहता है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपका जैसे कि आपका बॉक्स फुटिंग है या फिर अगर कोई ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, जिस भी टाइप का अगर आपको रिमार्क मेंशन करना है तो वो रिमार्क आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ टिपिकल डिटेल्स दी रहती है, जैसे कि ये जो डिटेल है ये दिया हुआ है हमारा जो हम लोग कॉलम के साइजेस मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ था कि जब हम लोग लिंटल लेवल तक काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कॉलम को कवर रहता है वो हमारा ज़्यादा रहता है। तो उस केस में आप जब इसको कवर को आप रिड्यूस करते रहेंगे तो उस टाइम पे आपको किस तरह से इसे बनाना है। ये हमारा जो हैच में आपको दिख रहा है वो एक्चुअली आपका बीम है, और जब यहाँ से रेनफोर्समेंट जाते रहेंगे तो वो कॉलम के बीम के बीच में से फिर उसे हम लोग कम कर देंगे और इसे डायरेक्टली हम लोग रेगुलर शेप में इसे यूज़ करेंगे। तो उसका यहाँ पे टिपिकल डिटेल दिया हुआ है। इसी के ऊपर में एक फुटिंग का भी एक हमारा टिपिकल डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से बॉक्स फुटिंग होती है और उसमें डी क्या होता है, पीसीसी थिकनेस क्या होता है, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। साथ ही दोस्तों इसमें हम लोग की प्लान भी मेंशन करते हैं। की प्लान इसलिए रहता है कि आप नंबर ऑफ स्टोरी हो, अगर जो आप सेंटर लाइन फुटिंग डिटेल बना रहे हो वो आप कितने फ्लोर के बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ये एक्चुअली इस ड्राइंग में आपको क्लियरली हो जाता है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या जा रहा है, प्लिंथ प्लस फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और रूफ स्लैब G+3 का एक स्ट्रक्चर टोटली डिज़ाइन हो रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट का भी एक टिपिकल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा सेंटर लाइन ड्राइंग बनता है। अब यहाँ पे एक हमारा कॉलम जो लिफ्ट का जो पीठ है उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है वो इस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सेंटर लाइन ड्राइंग बनता है। इसी के अलावा इसके जो स्ट्रक्चरल के आगे के ड्राइंग से जैसे प्लिंथ ड्राइंग हो गया, आपके स्लैब डिटेल्स, और इसके अलावा भी अगर जो भी डिटेल्स सकते हैं वो अलग अलग से बनती चली जाती है। तो सेंटर लाइन में बेसिकली ये सारी डिटेल्स रहती है। इसी के अलावा अगर सपोज़ कोई भी अगर जो प्रोजेक्ट रहता है वहाँ पे अगर कुछ अलग से डिटेल रिक्वायर्ड है तो वो भी आप अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाने की। थैंक यू।